एसआई, जिनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर। दूसरे गेस्ट के रूप में अपने बीच में पधारे हुए हैं विक्रम जी एसआई, जिनका कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। अपने बीच में पधारे हुए बरकत अली जी भूजल विभाग में अधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। अभी सबसे पहले अपने सरस्वती पूजन करेंगे, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया, आगे का शेड्यूल शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सरस्वती पूजन। आइए सर। सिलेक्टेड करीब 190-92 के करीब जो अभी हाल ही में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भी बुलाना था। और किसी एक विशेष व्यक्तित्व के जो बहुत बड़े लेवल के शिक्षक हैं, उनके ना आने की वजह से हमने ये संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया है। और खासकर आरएस वाले विद्यार्थियों से राय लेकर मैं तहे दिल से आभारी हूं लखविंदर जी का, विक्रम जी का, बरकत अली जी का और आप सब पधारे हुए विद्यार्थियों का, जिन्होंने आज इतने बड़े पर्व रविवार और अवकाश की स्थिति में भी संस्थान में पधार कर जो है कृतज्ञता प्रकट की है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः क्लैपिंग करके आए हुए मेरा ये मानना है कि किसी भी कार्य योजना या किसी भी क्षेत्र में जो है नींव जब रखी जाती है, तो एक भवन के निर्माण के लिए भी नींव जब रखी जाती है, तो कम से कम अनुभवी व्यक्तित्वों को बुलाया जाता है और उस भवन के निर्माण की प्रक्रिया एक इंजीनियर, एक वास्तुकार या एक ऐसे सफल व्यक्तित्व जिसने उस पर पूरी प्रक्रिया को जान रखा हो या उस कार्यशैली में सफल रहा हो, उस व्यक्ति की राय ली जाती है। हम आरएस प्री और एसआई के लिए जो सेमिनार कर रहे हैं, उसमें आरएस की तैयारी कैसे करें, सफल व्यक्तित्वों से जानने की हमारी जो चेष्टा रहती है, उसके लिए आज अपने ये शुरुआत कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से विषय इनके द्वारा और किस तरह से अध्यापन करवाए जाएंगे, और आज व्यक्तित्व आपको ये बताएंगे कि अध्यापन की तैयारी करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस तरह की मानसिकता और किस तरह की वैचारिकता विशेष का ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं कि अपने आरएस की तैयारी करने के लिए, आरएस की जो भर्ती है उसकी तैयारी करने के लिए किन किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मेरा एक यहाँ सिलेक्टेड विद्यार्थी बैठी है हमारे, यशस्विनी, इनका कहना था कि मैं भी अपनी जो जर्नी है तैयारी की उस पर विचार रखूंगी। आज दुर्गाष्टमी भी है और कन्या से शुरुआत कर लेते हैं। ये बालिका हमारे बड़े ही घबराहट की परिस्थिति में और तेज चंचल प्रवृत्ति में रहकर एक लंबे समय तक तैयारी की, और इस तैयारी के दौरान इन्होंने जो सफलता अर्जित की उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ रही है ना आवाज? देख लो, आ रही है पीछे तक। सबसे पहले तो टीचर्स को नमस्कार, पधारे हुए अतिथिगण को नमस्कार, और इसके बाद जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं यहीं से पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, इतने आप सब में से कौन है जिसके ग्रेजुएशन में 50% आए हों? 60% वाले, 70 वाले? मैं 47% से पास हुई थी ग्रेजुएशन में, और जिस टाइम मैं यहाँ आई थी मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कंपटीशन क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे टीचर्स की इतनी मेहनत थी, इतना उनका मेरे साथ सपोर्ट था कि मैंने वो कंपटीशन क्लियर किया।
ना मुझे विश्वास था और ना मेरे पेरेंट्स को कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे टीचर्स की मेहनत और इनका सपोर्ट जिसने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। सारे ऐसे बोलते कि हाँ छोटी सी मैडम लगी, छोटी सी मैडम लगी। ये छोटी सी मैडम लगाने में कलम एजुकेशन आश्रम का बहुत बड़ा हाथ था। मैं पहली बार इस तरह से स्टेज पे खड़ी होकर बोल रही हूँ ना, तो थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। 1 तारीख को 1 फेब थी ना सर, जब अपने वो था फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तब सर ने कहा था कि कोई भी बच्चा स्टेज पे आके अपने विचार रखना चाहेगा। तब हम लोगों ने नहीं रखा क्योंकि तब हम स्टूडेंट्स थे। तब हम रखते तो भी शायद हमारी कोई बात ना मानता, लेकिन आज हम रख रहे हैं तो ये चीज प्रूफ है कि हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। अगर मैंने कभी आधी रात को भी डाउट पूछे हैं ना, तो अगले दिन मुझे वो डाउट सर और ने बताए हैं। चाहे कितने भी सिली डाउट्स हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा क्लियर किया गया और इसी वजह से मैं लगी हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब ये चीज मानती है कि हाँ टीचर्स के साथ में जो सपोर्ट था उसकी वजह से मैं लगी हूँ। और आप लोग भी डेली पढ़ाई करो। ऐसा होता है कि नोट्स तो सब प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना, और नोट्स को पढ़ना, यहाँ पे जो अपने जो टीचर्स नोट्स देते हैं उससे बार पेपर नहीं आएगा। बस अपना इतना काम है कि अपने उसको याद कर लें, है ना। और मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, इसके अलावा मैंने टीचर्स के नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर टीचर्स के नोट्स भी अपने रेगुलरली करते हैं और जो ये टेस्ट अपने लेते हैं टीचर्स, वो भी हम करते हैं, तो 100% श्योरिटी है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इन नोट्स और एनसीईआरटी से बाहर पेपर जाता ही नहीं है। थैंक यू। आज परफेक्ट इसलिए है, सफल है। और सफल व्यक्तित्व के शब्द जैसे ये कह रहे थे कि पहले अगर मैं बोलती, कोचिंग का 1 वर्ष पूरा हुआ था, एनिवर्सरी प्रोग्राम था, और उसमें मैंने कहा था कोई भी विद्यार्थी मंच पर आए और अपनी बात रखे, हमारे 1 साल के सफर में जो कमी रही है उसके बारे में बताए, और जो हमें और बढ़िया करना है वो सुझाव भी दे सके। तो बहुत कम विद्यार्थी मंच तक पहुंचे थे और इनको भी ये झिझक रही थी क्या बोलने, अपनी बात कौन रखेगा, क्या अपनी बात वैल्यू रखेगी। तो मैं स्पष्ट क्लास में भी ये बात कहता हूं कि वैल्यू हमारी सोसाइटी में तभी बढ़ती है जब हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से सफल कर दें। आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं। आज आपको आपकी हर सामाजिक वातावरण में मानसिक रूप से सहयोग करने वाले व्यक्ति तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको कुरेदने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो कैसे चल रही है तैयारी? बड़ा गंगानगर में 1-1.5 साल से बैठा है, इतने समय से तैयारी कर रही है, क्या तैयारी है? या मेरे जैसा कोई अधजन गगरी चलकर जाए वाला व्यक्ति आए, बता क्या पढ़ रहा है, बोले हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, बता एक प्रश्न का उत्तर बता, कुछ भी पूछ सकता है कहीं से भी, और हमारे मनोबल को गिराने का प्रयास कर सकता है। तो मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी को न तो इज्जत है, न बेइज्जती है, न सर्दी है, न गर्मी है। वो बिल्कुल शून्य होकर तैयारी करे और पूर्ण परफेक्ट बनने के लिए जो है निरंतर प्रयास करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़े से सिलेबस पे भी बात करूंगा कि कौन कौन से टीचर किस किस सिलेबस पर क्या क्या चीजें करवाएंगे, और उसके साथ साथ आए हुए मेहमान जो है उनसे भी मैं वार्तालाप करवाकर आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। विक्रम जी, आप मंच पर आए और बच्चों को 2 शब्द कहे कि तैयारी की रूपरेखा कैसी संभव हो सकती है। सभी को मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस यहाँ पे आए और यहाँ इस संस्थान में आप एक परिवार की तरह तैयारी कर रहे हैं, और मैं सर को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आप इस स्टेज पर आने का मौका मिला और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। सबसे पहले तैयारी के दौरान हमें क्या करना है, एक तो सिलेबस अच्छे से याद करना है, न कि ऐसे देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें पता नहीं लगता सिलेबस में है या नहीं है। हम अंधों की तरह में या भेड़ चाल की तरह पढ़ते जाते हैं। बुक्स तो ले आते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग अपने करते हैं, अपने मन में तो डर तो ये रहता है ना भाई इससे बाहर आ जाएगा, इससे बाहर ना आ जाए, किसी ने दूसरे ने सजेस्ट कर दिया भाई इससे बाहर पेपर आ जाएगा तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। हम सजेस्ट करते हैं तो आप जो भी सोर्स फॉलो करो अकॉर्डिंग टू एक तो सिलेबस हो और प्रीवियस ईयर का पेपर आप लगा के देखो, क्योंकि इससे आपका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और देखो तनाव आएगा,
प्रेशर बहुत होता है। जो तैयारी करता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर उसी पे होता है, और वो सिर्फ वो बंदा ही जानता है जो तैयारी कर रहा है। और इसमें आप समय भी लगता है, ऐसे नहीं है हम सोचते हैं मैं तीन महीने वैकेंसी आई है 3 महीने में आके तैयारी करूंगा और पास कर लूंगा। ये बहुत रेयर चांस होता है ये, क्योंकि तैयारी लंबी होती है और एक मैराथन की तरह है। कम से कम 1 से 1.5 साल आप किसी भी वैकेंसी के लिए मैं इनफ मानता हूं। तो आप उतनी तैयारी करोगे तो इतने लंबे समय में आपको तनाव भी आएगा, घर वालों के सर ने जैसे कहा ताने भी सुनने पड़ेंगे, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। तो आपको विचलित नहीं होना है। सबसे पहले थोड़ा 1 घंटा खुद के लिए आप कार्य करें, और उसमें थोड़ा मेडिटेशन हो गया, थोड़ा ध्यान हो गया, योग हो गया, और 10-15 मिनट का वर्कआउट। उससे क्या है, अपना माइंड जो डोपामिन रिलीज करता है, तो उससे अपने स्ट्रेस दूर होती है, उसमें वो बहुत बेनिफिट करता है। और अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपने माइंड वैसे अपने अच्छा कर लेंगे योग ध्यान से, तभी अपने दोनों के साथ अपने वो न्याय कर पाएंगे। इसके अलावा किसी कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप। हालांकि डर मुझे भी लगता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, लगता है सबको लगता है, पर जब तक आप वो शुरुआत नहीं करोगे तब तक ऐसे मन में डर ही रहेगा, मैं ये पूछूं या ना पूछूं, लोग हंसेंगे क्या। कुछ जरूरत ही नहीं आपको डरने की, वो भी आपके जैसे ही हैं, उनको भी डर ही लग रहा है। कम से कम आपने हिम्मत तो की। आप आज एक सवाल करोगे, कल आपको हिम्मत होगी मैं पूछ सकता हूँ। अगर यहाँ पे 200, 400, 500, 1000 बंदे भी होंगे, मैं खड़ा होकर पूछ सकता हूँ। ये हिम्मत होगी आप में, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप कोई भी बात है तो आप आराम से बेझिझक पूछो। ये तो आप समझते हो, जो नहीं कितना मर्जी पढ़ लो, कितना मर्जी ज्ञान हो आपको, जब तक आप सफल नहीं हो, कोई पोस्ट पे नहीं हो, तो आप कैसे ठीक है कर रहा है तैयारी, पता नहीं कर भी रहा है नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये चलता है सबके साथ। हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। ये एक जर्नी है, उसका एक जो माध्यम मानो, प्रोसेस मानो, वो है आपको तपना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद के लिए कार्य करना है, परिवार के लिए करना है, वो सब तो ध्यान में रखते हुए अपने को कंटिन्यू प्रयास करना है, और घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। बताओ मेरे लायक जो होगा मैं बता पाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो अभी भी डर रहे हो, देखो आप प्रशासन में आना चाहते हो, और वहीं से सबसे जो बड़ी बात है, वहां पे भी आपको लोगों को समझाना होगा, बात करनी होगी। उसी चीज से आप जो पहली कड़ी है, वहीं से आप जो अपनी घर की शुरुआत कर रहे हो, तो कैसे आगे शुरुआत हो पाएगी। देखो यहाँ थानेदार नहीं बनना चाहो थे, तो यहाँ तो कौन है डर दूर भगाओ, दिक्कत खड़ा है। थाना कोई कौन क्या, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी थाना लगा भी तरह मैं ट्रीट करूं, ऐसे कोई अपना कोई डरना है। ऑफिशियल कुछ कोई नहीं, एक परिवार है तो परिवार की तरह ही बात करें आप, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न पूछने के लिए सर ने कम से कम 15 मिनट तो प्रेरित किया आपको कि पूछो। तो ये कितनी बड़ी बात है। क्लास की शुरुआत भी जब मैं करता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा सामने वाले के साथ, तब तक आप क्लास भी नहीं लगा पाओगे। जब तक आप में प्रश्न पूछने की क्षमता भी नहीं होगी, पढ़ा दिया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और कंफ्यूज हो गए कि अहमदाबाद है या जयपुर है, और ये पूछने का मन भी नहीं बन पाया, ये दोबारा बताना ये राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है क्या। तब जब तक ये प्रश्न पूछने का मन भी नहीं बन पाएगा ना, तब तक हम डाउट में ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने शानदार प्रश्नों का, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है अपने मन की जो चेष्टा, अब अगले जो भी व्यक्तित्व आएंगे ना बोलने के लिए, अब उनके लिए ज्यादा प्रश्न होंगे क्योंकि इनकी झिझक खुल रही है धीरे धीरे, लेकिन इनके पास सीमित समय है, इसलिए एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछे तो ज्यादा बढ़िया है। और मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके, मैंने कहा टाइमिंग शॉर्ट है और मैं भी समय बीच बीच में ज्यादा खा रहा हूं, क्योंकि बोल बोल के मेरे को तो रोज सुनना है आप लोगों ने। नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा विशेष रहेगा, बाकी सभी विद्यार्थी पूरे स्टाफ से परिचित है, और कौन कौन से शिक्षक बंधु है, कौन कौन से गुरुजन है जो आपको किन किन विषयों की जानकारी देने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान हिस्ट्री
परिचय के मोहताज है। मैं मेरी फोटो लगा के ऐसे थोड़ी सी अलग फोटो लगी है, इसलिए नए विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री अपने जो है जिस तरह से क्लास में याद करते हैं, डिटेल से चलते हैं, वैसे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आरएस प्री सेमिनार में राजस्थान हिस्ट्री कैसे करवाई जाएगी, नोट्स नाम की चीज बनवाई जाएगी, खुद के राइटिंग स्किल से तैयार करवाया जाएगा कि प्री का स्टूडेंट्स मेंस के लिए लिखने की जो क्षमता है वो तैयार हो जाए, लिखने के लिए वो तैयार हो जाए। तो इसका लास्ट में मैं ये बताने वाला भी हूं भी अपना शेड्यूल कैसा रहेगा, कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़े जाएंगे और कैसे पढ़े जाएंगे। अब देखिए दूसरे टीचर की बात कर, कोई हंस रहे हैं सारे, कौन से सर बोलते हैं इनको? सैंडी सर। सैंडी सर आज इनकी जो ऊपर सब्जेक्ट लिखे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी वाली बुक आज कंप्लीट हो रही है उनकी, और उम्मीद कर रहा हूं कि अगले रविवार तक इनकी बुक लॉन्च हो जाएगी अपने कलम में। यहाँ जयपुर बैठे हैं, बड़ी लंबी मेहनत कर रहे हैं, और वहां एक दो क्लास भी पकड़ रखी है, फ्री बैठने वाला बंदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि आंखें पढ़ाते हैं, आंख, तो आपको क्या बोलते हैं? आंखों से आंखों की बात, हाथ पढ़ाते हैं तो दिल से दिल की बात। तो मेरे से तो वैसे बोला नहीं जाता, लेकिन इनका जो तरीका है वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछली बार जो मेंस हुआ था, पिछली बार जो मेंस हुआ था, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का पार्ट करवाया, मेरा ये मानना है कि बेहतरीन और सीधी लाइनें आई। पीछे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, मात्र 70 पेज की बुकलेट थी, 70 पेज की बुकलेट थी, उसमें 27 क्वेश्चन आए थे, और 27 क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। एक भी प्रश्न बार बार संदीप जी का मैं करायो, ओ देखो ओ आ जाओ, मतलब अकेले हमें बताना। फिर मैंने उनकी वो फोटो खींच के खुद सोशल मीडिया पे शेयर करवाई, तो बहुत सराहना हुई इस चीज के लिए, बहुत बेहतरीन। तो संदीप जी आपको करवाएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट, और उसके बाद में राजस्थान कल्चर के लिए हमारे पास विनोद सर जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं अपने पास, और साथ में एक और साथी है मुकेश जी, अच्छा बीच में इंडियन इकोनॉमिक्स गुरप्रीत जी है, आप परिचित नहीं है इनसे, ये गुरुजी जो है जयपुर से हैं, जयपुर से है गुरप्रीत जी। लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जयपुर के कॉलेज में, और इन्होंने कहा है कि मैं विद्यार्थियों को करवाने के लिए तैयार हूं, और इनका करवाया हुआ मेंस में भी सीधे प्रश्न आते हैं। तो एक अनुभवी शिक्षक से हम जुड़ेंगे, फोटो गायब करना थोड़ा जरूरी था, समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए बताने की जरूरत है क्या? बीच में बैठे बोल नहीं सकते आप लोग? जी मैं बोल दूं थोड़ा सा प्यार से, नहीं छुप के ऐसे आपके बारे में जब पूछते थे ऐसे बोलते गब्बर सर कहाँ है, ऐसे बोलते हैं। मेरे को ये लगता है कि संविधान के अनुच्छेद या संविधान से संबंधित, देखो सब्जेक्ट का नाम आरएस प्री से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और पॉलिटिकल सिस्टम जो राजनीतिक व्यवस्था है, और गवर्नेंस सिस्टम जो प्रशासन प्रणाली है, इस पूरे सिलेबस को इतने खूबसूरत तरीके से मेरे सामने मेरे सीनियर होते हुए लगभग 18 वर्षों से करवाते आ रहे, और इनके प्रेजेंटेशन का तरीका और आवाज बिना माइक के जो रोकदार तरीका है, और दूसरी बड़ी बात लिखवाने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं लिखते उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं कि गुरुजी ये बच्चे लिख नहीं रहे, इनको कह दो कि ऐसे तो सीधे संविधान क्लियर हो जाएगा। तो ये बात है कि मेंस के लिए भी लिखने का सिस्टम इनके साथ रहेगा। कुछ लोग पीछे हंस रहे थे गुरुजी, मैं उनके नाम बताऊंगा आपको। इंडियन हिस्ट्री भी मेरे साथ करेंगे आप लोग, और ये शख्सियत कौन है? मोहनलाल सर, आगा खागा करगा होगा इंजा बिंजा किंजा, ऐसे होता है क्या? ऐसे ग्लोब में ऐसे तो नहीं बताते, ग्लोब करवाते समय उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, आगो फिर घूमगो, ऐसा तो नहीं करवाते। कुछ लोग यहाँ कर रहे हैं। तो मोहन सर हमारे जो है झुंझुनू की भाषा टच में इनके रहती है, जुबान पे मूलतः वहीं के हैं, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनका अनुभव भी लगभग 14-15 वर्षों का है,
खुद RS प्री RS मेंस 2 बार लिख चुके हैं और जो है इंटरव्यू तक जाने वाला ये व्यक्ति था। मेंस के लिए किस तरह की कठिन शब्दावली का प्रयोग आता है वो ये बताएंगे। इसके बाद जो है हमारे साथ वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के साथ, नाम क्या है, अच्छा बताने की जरूरत है, आप समझ गए फोटो के लिए, इसलिए चंद्र सर का पूर्णतः सहयोग रहेगा इस सब्जेक्ट में। मोहन जी और चंद्र जी मिलके इंडिया एंड वर्ल्ड का जो है RS प्री के लिए जो है सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। और इसके बाद है, क्या नाम है, DD सर, दीनदयाल जी, ये RS प्री के लिए हस्तलिखित नोट्स बनवाने में, पहले ये नोट्स देके, लेकिन अब ये कहते हैं कि हस्तलिखित नोट्स टोटल नया मेटल और नए सिस्टम के साथ पूरी कलम की बुकलेट तैयार हो रही है RS प्री के लिए, और उस सिस्टम से ये एक एक चैप्टर आपको करवाएंगे। तो मैं जैसे जैसे परिचय करवा रहा हूँ शिक्षकों का, ये गुरप्रीत सर, ये शायद राजस्थान इकोनॉमिक्स, जो अभी मैं बता के गया, इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में। क्या नाम है सर का? बस घर से निकला, दाएं मुड़ा, फिर बाएं गया, बोला पिसरा, घर वापस आ जाए तो रीजनिंग क्लियर हो जाती है। ऐसा ही होता है कि रीजनिंग में जो लोग रीजनिंग को मेरी तरह मजाक में लेते हैं, उनको RS के पेपर में रीजनिंग इतनी खूबसूरत मिलती है कि उनका घर से निकला हुआ वापस नहीं आता। तो रीजनिंग को मजाक में लेकर करने वाले जो स्टूडेंट हैं, ये RS प्री के लिए जो रीजनिंग रहती है वो बड़ी बेहतरीन रहती है। तो पुराना पेपर उठा के देख सकते हैं आप कि सामान्य लेवल से बहुत अधिक लेवल की रीजनिंग है। राजीव सर आपको जो है अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर लगाते हैं, डिजिटल बोर्ड के बाद भी वो प्रोजेक्टर लगा के आपको इसको डिटेल से करवाते हैं। मैथमेटिक्स, अभी बैठे हैं सर, बाहर गए, अंकों के जादूगर। RS प्री में मैथ का भी रोल है। देखो ये अनुपात, समानुपात, साधारण चक्रवर्ती, मेरे को ऐसा लगता था कि भी मैथ ना करे और बाकी सिलेबस पढ़ ले। तो पिछली बार का जो RS प्री हुआ है उसने चमत्कार दिखा दिए रीजनिंग और मैथ में। 11 क्वेश्चन है, 11, और 11 क्वेश्चन उलट पुलट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैथ भी करनी है। अब जैसे SI की क्लास में, RS की क्लास में मैथ करवा रहे थे, 2 बच्चियां मेरे पास आई, आके कहने लगी सर मैथ तो ना 10th में ही समझ नहीं आई। अब मैं नाम नहीं लूंगा बेटा, हंसने वाली कोई बात नहीं, गर्दन मत झुकाओ, नाम नहीं लूंगा, तो यही बैठे हैं, 10th में ही समझ नहीं आई। तो मैंने कहा 10th में समझ नहीं आई, लेकिन अब समझनी है, 2 बार करो, 4 बार करो, करनी है। तो 11 क्वेश्चनों का प्रभाव, एक क्वेश्चन का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है कट ऑफ में, ये अपने करनी है। कल्चर के साथ विनोद जी के साथ साथ सहयोगी रहेंगे मुकेश जी भी RS के अंदर, तो मुकेश जी भी आपको कल्चर करवाएंगे। इसके साथ साथ परिचित है, हंसे हो बड़े खूबसूरत तरीके से, बाहर ही बैठे, देख लो, शायद पीछे यही बैठे थे अभी। इंग्लिश लैंग्वेज, और ये RS प्री में सिलेबस में नहीं है लेकिन मेंस में है, हिंदी और इंग्लिश। प्री के साथ साथ जो वोकैब है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, या उसके साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना, दोनों को बराबर रख के पढ़ना, और सब्जेक्ट डिस्कशन करना, मतलब सॉरी शब्दों को डिस्कस करना कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हमारी बोलचाल भाषा में। मैं इंग्लिश का विरोधी हूँ, बहुत बच्चे जानते हैं इस बात के लिए मैं ऐसे नकारता रहता हूँ, क्योंकि विरोधी होना एक अलग चीज है, क्योंकि मैं राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जुड़ा रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि उस भाषा की क्या जरूरत है, हमारी जब मदर टंग, मातृभाषा ही हमारे लिए मान्य नहीं है, मान्यता नहीं है। लेकिन आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के इंटरव्यू बेस्ड सिस्टम के लिए भी इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बराबर में ये चीज भी रहने वाली है। और उसके बाद ये थोड़ा सा सब्जेक्ट डिस्कशन है, मैं आपके साथ करूंगा अभी। और ये सारी चीजें, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और रेगुलर क्लास जब रहेगी इसके बारे में सिस्टम के तौर पे बताएंगे। लेकिन उसके बीच में अभी बुलाना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट पैटर्न कैसे रहेगा उसके अलावा वो बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं, कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए, बहुत दूर बैठे हैं प्रशासनिक सेवा में, उन्होंने कुछ वीडियो भेजे हैं, तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। एक वीडियो चलो मैं दिखाई देता हूं आपको,
उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि किस तरह से तैयारी करनी है। Good evening to all of you. I am Jaya Kochar, working as a Central Tax and Custom Inspector in CBIC under the Ministry of Finance. Today I am going to share my personal experience and some points you should care about while preparing for the competitive government exams. First of all, the most important thing is, I think, you should very clear in your mind what is your goal or what are you preparing for. बिकॉज बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सी ऐसी डेली अप्स एंड डाउन्स कॉन्सिक्वेंसेस है जिससे हमारा मन जल्दी से डाइवर्ट होने लगता है। हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो फोकस बहुत ज़रूरी है। हमें यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन एंड स्टक टू योर गोल। एंड द सेकेंड थिंग इज़ हमें एग्ज़ाम की नीड को समझना है, किस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर रहे हैं। उसके लिए हमें फोकस करना होता है सिलेबस पर। जिस भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किसका कितना वेटेज है किस टॉपिक का, उसी हिसाब से कंटेंट एंड मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन फिर भी यू शुड सेल्फ ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है, सिलेबस वाइज आपको स्टडी करनी है। सो माय एडवाइस इज फर्स्ट स्टडी द सिलेबस एंड देन स्टार्ट द सब्जेक्ट। स्टडी करें टॉपिक वाइज, तो आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा इसमें। एंड द थर्ड थिंग इज़ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। परसिवरेंस इज़ द की टू सक्सेस। परसिवरेंस नहीं है देन यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज इफ देयर इज नो परसिवरेंस देन देयर इज नो हार्ड वर्क, एंड इफ देयर इज नो हार्ड वर्क देन देयर इज नो सक्सेस। सो परसिवरेंस डजंट मीन कि आपको पूरा दिन पढ़ते रहना है, नो रिलैक्स एंड नथिंग। परसिवरेंस मीन्स अगर आप 2 घंटे भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपका पूरा फोकस उसमें होना चाहिए, नो डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी मन में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने किसी टॉपिक को कवर किया है जिसके लिए आपने सोचा था या स्ट्रैटेजी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि आप 10-12 घंटे स्टडी कर रहे हैं और फ़ोन चला रहे हैं और बीच में बहुत सी डिस्टर्बेंस आ रही है और हर चीज़ कर रहे हैं और उसको आप सोच रहे हैं कि मैं 10-12 घंटे स्टडी कर रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी करें उसको इम्बाइब करें, क्वालिटी स्टडी पे बिलीव करें, ना कि क्वांटिटी स्टडी पे बिलीव करें। कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। एंड द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो इज़ मेकिंग नोट्स। जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नोट्स बनवाए जाते हैं उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से लिखें, घर पर आकर पढ़ें, रिवाइज करें। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने हमेशा नोट्स से स्टडी की है और बार बार उसको रिवाइज किया है। अगर कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने का मेरा मेन रीज़न यही रहता था कि समटाइम्स मैं क्वांटिटी पे बिलीव करती थी कि क्वांटिटी ज़्यादा पढ़ लिया और उसको रिवाइज नहीं किया। तो क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वालिटी पे बिलीव करना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको परसिवरेंस तो बनानी है, कंटिन्यूटी तो रखनी ही है, ठीक है। तो बस सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस, बट ट्रस्ट योरसेल्फ। कभी भी फोकस से नहीं हटना है, खुद पे भरोसा रखना है। नेगेटिव थॉट्स को कभी भी माइंड में नहीं आने देना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, बिकॉज इट मे टेक टाइम। लेकिन अगर परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क है तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। एंड अपने मेंटर पे बिलीव करें, उनकी गाइडेंस पे बिलीव करें। अगर राजेंद्र कुमार सर आपके मेंटर हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। उनकी गाइडेंस में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एंड माय हार्टिएस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ये जया कोचर बेंगलोर में ट्रेनिंग पर है, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्ट है। पहली क्लास से लेकर 12th तक मेरे पास पढ़ी है। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरे पास ये पढ़ी है। RS फ्री का सेमिनार का आयोजन जब मैं फेसबुक पे या इधर उधर सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा था तो इसका मैसेज आया कि इसके चाचा जी का लड़का है, उसको तैयारी करवानी है। सर अगर आप ये लॉन्ग टर्म बैच चला रहे हो जिसमें 0 से शुरू कर रहे हो तो मैं मेरे चाचा जी के बेटे को भेजना पसंद करूंगी, क्योंकि आपसे पढ़ के उम्मीद है कि हम लोग कामयाब हुए। 3 बहन भाई है, तीनों बहन भाई जो है प्रशासनिक अधिकारियों में इंडिया लेवल पे लगे हुए हैं। तीनों के तीनों बचपन से ही इनकी रेगुलर स्टडी, और मेरे बड़े भाई साहब स्कूल चलाते हैं खुद का, और
उसके अंदर ये वहां पड़े हैं। इसने कहा कि सर, मैंने कहा बेटा आप लगे हो तो आप आ जाओ। मैंने कहा आप आ जाओ तो आप आके कम से कम बच्चों को गाइड करो कि नहीं सर आ नहीं सकती, ट्रेनिंग पे हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं वीडियो बना के भेज देती हूँ, अगर आप प्रोजेक्टर वगैरह पे किसी पे दिखा दो तो ये थोड़ा इंग्लिश को प्रेफर ज्यादा करती है, इसलिए मेरे कुछ भाई बंधु ना ऐसे कर रहे थे। तो मैं भी कर लेता हूँ कई बार ऐसे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा, मैंने 2 बार इसको सुन ली थी पहले, तो इसलिए मेरे को ऐसे बढ़िया लगा। शुरुआत में सुनी थी तो पूरी मैंने भी नहीं सुनी थी। ये बढ़िया है कि इसने जो बात कही गुड़िया ने, जया ने, सब मैटर बार पढ़ना है। उदाहरण देते हैं ना, अपने 10 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ना है। इसलिए विश्वास करें, रेगुलर रहे और रेगुलर स्टडी के साथ काम करें। मैं लखविंदर जी को कहना चाहूंगा कि आइए और आप बच्चों को 2 शब्द कहें। आरएएस और एसआई में सबसे बड़ी कॉमन चीज ये है कि इन दोनों का सिलेबस एक है। आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस उठा के देख लो आप, और सब इंस्पेक्टर का फर्स्ट पेपर, वो दोनों सेम है। सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा हिंदी का पेपर और पढ़ना पड़ेगा, जो आपके आरएएस मेंस के 4th पेपर में 120 मार्क्स का होगा। तो दोनों लगभग सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है। अब प्री और मेंस, इसको आप अलग अलग मान के मत चलो, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करो आप। इसको अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को तो प्री निकालना है तो मेंस में जाके दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको अल्टीमेट गोल तो आपका मेंस है, क्योंकि मेंस के नंबर है वो जो आगे काउंट होंगे। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, 200 मार्क्स का आएगा। आपको सभी को एग्जाम का ये जो पैटर्न है कि कैसे एग्जाम होगा, प्री में कैसे होगा, ये सब क्लियर है ना। और सबसे पहली बात तो आप सिलेबस को डाउनलोड करो। अब जहां भी बैठ के पढ़ते हो उसकी दीवार पे ये सिलेबस चिपका दो, चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे वो मेंस का है। उसके टॉपिक उठाओ, टॉपिक देखो आपने कौन कौन से कर दिए, जो नहीं हुए हैं वो सर को बार बार बताओ आप ये टॉपिक नहीं हुआ है। उनसे रिलेटेड पुराने जो पेपर्स हैं, ये सबसे कीवर्ड यही है सक्सेस का कि पुराने सालों में जितने भी आरपीएससी ने पेपर पूछे हैं, चाहे वो 1st ग्रेड में है चाहे वो 3rd ग्रेड में है, सभी पेपर डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो। मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको आप सॉल्व करने की बार बार कोशिश करो। इससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जैसे सर ने बताया कि बार बार करोगे तो उससे अभ्यास होगा तो इससे नेगेटिविटी कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो नेगेटिविटी कम होने का ये पॉजिटिविटी आएगी, तो आप सक्सेस के चांस आपने उतने ही बढ़ जाएंगे। और सबसे पहले आप ये सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जैसे सर जो क्लास में जिस प्रकार करवा रहे हैं उन सबको नोट डाउन करो। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्री के तरीके से ना देखते हो, मेंस के तरीके से देखते हो। लिखने का अभ्यास करो, जितना ज्यादा लिखने का अभ्यास करोगे वो ही आपके मेंस में काम आएगा, वो ही अल्टीमेट आपको सक्सेस दिलवाएगा। जैसे कोई भी मान लो सर ने किताब करवा दी, ये सर पढ़ाते हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो सर उसमें कुंभा की किताबें आ गई। कुंभा की किताब में सबको पता है, भी आपने 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कौन सी इसकी है कौन सी नहीं है। तो आपको किताब बंद करके सबको लिखनी है कि ये मेरी ये किताबें हैं, उसके दरबार में कौन कौन थे, किसने क्या किताब लिखी, तो सारे चीजें आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। लिख लिख के याद करोगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको मेंस में काम आएगा, तो वो ही आपका स्कोरिंग रहेगा। और जो सब इंस्पेक्टर का जो मैंने बताया कि 2nd पेपर है, वो आपको मेंस के 4th पेपर में काम आएगा। और जो मैडम बता रहे थे कि इंग्लिश का और हिंदी का, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। जब हिंदी में सर पढ़ाते थे कि अनुच्छेद 12, मैं साथ वाले से पूछता था अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल होता है, अच्छा ठीक ये होता है। तो ये चीजें 2-4 बार आप समझोगे तो हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि मैंने क्या बनना है, ये चीज डेडिकेशन के साथ देखो आप कि मेरे को, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद जब भी आपकी वैकेंसी आएगी, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने लाइफ में एक ही एग्जाम दिया था सब इंस्पेक्टर वाला। मेरा टारगेट ही एक था कि मेरे को सब इंस्पेक्टर बनना है, और साथ में आरएएस प्रीलिम्स आया था 2018 वाला, उसका मैं पेपर दे के आया तो मेरे को लगा यार कितनी 5 लाख फॉर्म, 8 लाख फॉर्म, ये पेपर आता है, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई थी। तो आपको सिर्फ फोकस रहना है और कुछ भी नहीं करना, फोकस रहना है। जितना सर करवा रहे हैं उसको बार बार करो। जो टेस्ट सीरीज सर प्लीज आप करवाइए, टेस्ट सीरीज करवाएंगे उसको बार बार टेस्ट जरूर दो, चाहे किसी को आता है चाहे नहीं आता है। सर करवाएंगे 100 क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो
चारों को जाके घर पे जाके रिवाइज करके देखो, इसमें चारों के अलग अलग ऑप्शन हैं, तो इसमें 400 अल्टीमेटली आपके 400 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। तो घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे आपको टेस्ट में कुछ आता है चाहे नहीं आता, अटेम्प्ट जरूर करो। हर टेस्ट सीरीज को टेस्ट देना ही देना है आपको, ठीक है। और आपको ये सोचना है कि जैसे सर ने एक बार कि सिलेक्ट होने के बाद कैसा फील होता है, सिलेक्ट होने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, वो सबसे अल्टीमेट चीज है आपके लिए। आप जो सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, वो चीजें अगर आप अपने दिमाग में लेके चलोगे ना कि आज से 2 साल बाद मैं यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दूंगा, मेरे को भी बोलना बिल्कुल नहीं आता था, मैं बिल्कुल पीछे बैठा रहता था चुप करके, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था ना, मेरे को कभी ऐसी जरूरत पड़ी थी, अपने पढ़ाई वाले स्टूडेंट ही नहीं थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी फिर उतना इंटेंसिटी के साथ पढ़े, 8-8 घंटे या 10-10 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ा। 2-2 घंटे के छोटे छोटे स्लैब्स में पढ़ना मेरे हिसाब से ठीक रहता है। 2 घंटे पढ़ लिए, 10-15 मिनट आपके मौज मस्ती की, दोबारा उसको पढ़ा, 15 मिनट रिवाइज किया, उसके बाद नहीं। संडेज को जैसे सर ने बताया कि संडेज को आप फ्री रखो, रिवाइज जो ये पिछले वीक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, आगे का नया पढ़ने के बजाय पिछले वाला रिवाइज करो, ये काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पहले आप अपने सिलेबस को लगा लिया और ऊपर लिख लो क्या करना है, क्यों करना है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप सिर्फ एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए आना चाहते हो तो मत आओ, ठीक है। आप देखो कि इसके बाद मेरे को मिलेगा क्या, क्यों बनना चाहते हो, आपके माँ बाप को क्या मिलेगी, सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी। उसके बाद ये जो मैंने जो बताया कि सेंस ऑफ अचीवमेंट और जो क्या बोलते हैं सोशल रिस्पेक्ट है ना, ये सबसे जरूरी चीज है। ये जब आएगी तो आप अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 3-4 चीजें आप माइंड में रखना, और कुछ नया इसमें कुछ नहीं है, आपको डेली सर जो करवाएंगे उसको रिवाइज करते रहना, इतना काम करो। तो अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तैयारी जीरो से आपको ये मान के चलो आपको कुछ भी नहीं आता, जो सर आपको करवाएंगे वो ही आपके लिए काम की चीज है। आप ये विश्वास रखो कि सर क्लास में जो करवाएंगे ना आपके काम का सारा करवा देंगे, एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक आधी बुक एक्स्ट्रा जो सर बता देंगे, जैसे कि पॉलिटी में कौन सी वो लक्ष्मीकांत वाली, वो इतनी मोटी किताब है उसको उठाई नहीं जाती, लेकिन उसमें से भी टॉपिक, जैसे मान लो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट उसमें से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो 5-7-10 पेज का है, उसको पढ़ेगा जब आप क्लास में सर पढ़ा देंगे, उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको आधे घंटे में सारा कवर हो जाएगा। वो उसमें से आपको लगे कि इसके अंदर कुछ नया मेरे को दिखा है तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। तो उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस सेट जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस सेट पे इसके लिए विक्रम जी, मैं या जो भी बंदा आपको इसलिए फोकस करते हैं, बार बार कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करता है। मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी, क्योंकि मैंने पहले इतने टेस्ट नहीं दिए। टेस्ट ना देने की वजह से मैं जो सिली मिस्टेक्स क्वेश्चन में करके आया हूँ पेपर में, तो वो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। जैसे अपने क्या करते हैं, मान लो 70 नंबर क्वेश्चन है, पेज पलट दिया, जल्दबाजी होती है वहां पे, हड़बड़ाहट सभी को होती है। 70 नंबर क्वेश्चन और इधर 2 पेज इकट्ठे चलेगी है, तो गोले भरने के चक्कर में 70 का 80 भर दिया। वो 2-4 क्वेश्चन जब स्किप हो जाते उसके बाद दिमाग में आता है यार गलत कर दिया। तो वहां पर आप एक क्वेश्चन का रिस्क भी नहीं ले सकते। कंपटीशन नेक टू नेक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। भीड़ है, लोग तैयारी करते ज्यादा है, फॉर्म फिल ज्यादा करते हैं। एग्जाम देने देखोगे तो आपको 50% के लगभग अटेंडेंस मिलेगी। उसमें से जब आप जैसे सब इंस्पेक्टर की बात करें, 5-5.5 लाख 6 लाख फॉर्म भरते हैं, उसमें से 50% एग्जाम देने आते हैं। उसमें से भी अगर आप देखोगे 36% एग्जाम में नंबर लेना जरूरी होता है, दोनों का मिला के 40%, किसी एक में 36%। तो आप देखोगे कि लगभग 20,000 बंदे ही ऐसे होते हैं कि जो ये 36% वाला क्राइटेरिया है वो आगे निकल पाते हैं। तो भीड़ है, बाकी कुछ में डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी इतना नहीं है कि इतने लाखों से कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अपना वो अर्जुन की तरह बस वो फोकस रखो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बढ़िया तैयारी करोगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। लंबी तैयारी है ये, आप सोचो कि 1 महीना में 10-10 घंटे पढ़ के कोई नहीं पढ़ पाता। आप धीरे धीरे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे टारगेट बनाओगे तो अचीव कर लोगे। अचीव करोगे तो अपने आप को लगेगा कि यार आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने पढ़ लिया। उसके बाद आप नया टारगेट बनाओगे, नया टारगेट बनाओगे तो पिछले वाला भी रिवाइज करोगे। इससे क्या है कि आपको तो कंटिन्यूस लगे रहोगे। कोई 1.5-2 साल की तैयारी है ये, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला भी। ज्यादा टाइम लगा रहा है तो मतलब खुद की कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो और कुछ टाइम तो मैडम जो बंदा ये कह रहा है ना कि टाइम कम है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा उसे।
सबके पास 24 घंटे हैं। आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं सबके सबके लिए एक अच्छी चीज ये है कि आपके सबके पास 24 घंटे ही हैं और सबके पास लिमिटेड टाइम है, एक ही टाइम में आपका एग्जाम होगा। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। 8 घंटे बहुत होते हैं मैडम, 8 घंटे सोने के लिए मोर देन इनफ है, 8 घंटे आपके बाकी काम के लिए, खाने पीने नहाने धोने फैमिली को सब चीज है, उसके बाद 8 घंटे आप पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो तो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। अगर वो इंटेंसिटी वाली बात है, कई लोग 18-18 घंटे बैठे रहते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन वो सिलेक्ट होते हुए नहीं देखे मैंने। बहुत लड़के ऐसे हैं मेरे साथ थे, मेरे बैचमेट थे, बैचमेट का क्लासमेट थे, वहां पे पढ़ते थे, वो 18-18 घंटे मैंने देखा, मैं बड़ा नेगेटिव फील करता था, मैं यार ये तो 18 घंटे पढ़ते हैं, अपने से तो 8-10 घंटे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, एग्जाम के नजदीक आके अपने 10-12 घंटे कर देंगे, इससे ज्यादा मेरे से तो नहीं निकल रहे। वो लेके बैठते थे किताब, 3-1 घंटे बाद मैं उससे पूछता था भाई कर ली, हाँ क्रोनोलॉजी तो पढ़ दी, कुछ भी पूछ, मैं नेगेटिव में आ जाना, मगर यार 2 पेज पढ़े मैंने तो ये कैसे। तो वो इंटेंसिटी वाली बात है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, अपने को ग्रैस्प करना है, ठीक है, आत्मसात करो, उन चीजों को कोरिलेट करना स्टार्ट करो। जैसे कोई भी मान लो सर हैं, तो सर मान लो जैस सर से हैं, तो जैस सर को दिमाग में आते ही आपके आएगा एक कृषि फार्म है, उसका ये एरिया है, ये चीजें आपस में डिस्कस करनी शुरू करोगे ना, और दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको लगे कि ये पढ़ने वाला है, या ये जो क्लास है ना इसमें वो कॉलेज वाली यारी दोस्ती मत बनाओ, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके कंपटीटर हैं और अच्छे हैं, पढ़ने में है, और वो आपको जो बताएंगे कि यार ये अच्छी चीज है, इसको पढ़, ये 2-4 चीजें हैं, की पॉइंट है, इनको थोड़ा ध्यान में रखो आप। और फिर पूछो यार, आप तो शांति हो गए बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, या तो इनके डाउट क्लियर हो चुके हैं सारे। करने वाली बात नहीं। पूछो पूछो, सबके डाउट क्लियर है सर? डाउट क्लियर हो चुके हैं सभी को। आगे के लिए शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। सबके दिमाग में आती है कि पूछेंगे कोई क्या हंसेगा क्या, कोई कुछ कहेगा क्या, तो ये चलता रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बात कही सर ने कि वो बनाए जो आपकी फील्ड का है। अगर वो कोई आरएस की तैयारी करने वाला है तो आरएस की तैयारी करने वाला ही मित्र होना चाहिए। मित्र बहुत हो सकते हैं बचपन से लेकर आज तक, लेकिन अगर आपने कामयाब होना है और किसी का फील्ड जो है कपड़े की दुकान का है और वो आपको अपने एरिया में बार बार जो है लेके जाएगा, बार बार करेगा, तो आपका समय व्यर्थ होगा। तैयारी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कारण यह है कि डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए दोस्त वही है। तैयारी करते समय आप नौकरी लग जाओगे तो सारे नए पुराने सब दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों में भी वो दोस्त होने चाहिए जो नेगेटिव एनर्जी ना दे, पॉजिटिव एनर्जी दे। नेगेटिव एनर्जी देने वाले भी होते हैं, पेपर लीक हो रहा है, अपने कहा बस करो गए, जालोर वाले ले जाएंगे, अब वो ऐसा हो रहा है, कहाँ पेपर होगा, अब थोड़ी क्लियर होता है। बड़े बड़े जगह वो फलाना, वो 8 घंटे पढ़ते हैं, हमारे तो घर पे पैसा ही नहीं, हम फीस नहीं भर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव सेंस वाले से दूर रहे। अभी कहा ना जिसने गुड़िया ने कहा 17-18 घंटे पढ़ना, तो विक्रम जी ने भी बताया था, सर लखविंदर जी ने भी बताया। तो मेरा ये मानना है कि कोई पढ़ता है क्या 18 घंटे? सोच के देखो कि कोई 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ता है क्या? या तो वो ऐसे जंगल में बैठ के साधु तपस्वी की तरह कि बस मुझे शो में जाना है, खाना पीना करना है, फिर वापस आगे बैठ जाना है। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई 18 घंटे वाला नाम लेता होगा, 24 घंटे वाला, 15 घंटे वाला नाम लेता। पढ़ना नहीं है जब तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, थकावट नहीं आती है, रेस्ट करना है और उसके बाद लगातार पढ़ते रहना है। तो 2-3 चीजें रेगुलर, चाहे आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि हफ्ते में 4 दिन तो पढ़ ली और 3 दिन पढ़े ही नहीं, वो रेगुलरिटी टूट जाएगी। कईयों को आदत होगी, आप कई भाई बंधु परिवार में आपके ऐसे होंगे, आप में से भी ऐसे होंगे कि रिश्तेदारी में कोई शादी आती है, कहीं काम आता है, कहीं जाते हो, तो वो कहता नहीं नहीं पापा आप जाओ, मम्मी आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारी पढ़ाई खराब हो रही होगी।
क्या जाएंगे तो भी अपने साथ एक बुक रखेंगे और जाके वहां अकेले से कोने में 2 घंटे निकाल के उसको देखेंगे, या मोबाइल पे लगे रहेंगे, पीडीएफ बना के नोट्स उसमें होंगे और उसी में लगे रहेंगे, तो सामने वाले को ये लगेगा कि दिखावा कर रहा है, क्या कर रहा है। कोई कुछ भी कहे, अपनी रेगुलरिटी बरकरार रहनी चाहिए। मैं आप लोगों को आरएस की प्लानिंग बता रहा हूं प्री की, कि मेंस के साथ हम लोग कैसे सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। 5 मिनट का काम है, उसके बाद में बरकत जी मात्र आधा घंटा लेकर आए थे, लेकिन ज्यादा समय लग गया सर, थोड़ा सा बता दो उसके बाद। राजस्थान से संबंधित हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये सब स्टूडेंट जानते हैं, फिर भी मैंने लिखा है सामने कि राजस्थान आरएस प्री की तैयारी करते समय, एसआई की तैयारी करते समय राजस्थान से जुड़े हुए, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान जियोग्राफी है, राजस्थान इकोनॉमी है, राजस्थान के लिए जो है संवैधानिक निकायों का कुछ पार्ट है, पॉलिटी का जो पार्ट है, ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित। अब कॉमन तैयारी करने वाला स्टूडेंट, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहा है और चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहा है, मेरा यह मानना है कि अदर जितनी भर्तियां हैं, कांस्टेबल है या अदर जितनी भी भर्तियां हैं, उनका मुख्य पार्ट 90% हिस्सा यही सब्जेक्ट रहते हैं, यही सब्जेक्ट रहते हैं। आप आरएस प्री की तैयारी में इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं तो जो है छोटी बड़ी भर्तियों के लिए उनका जो सिलेबस रहता है वो 80% से प्लस क्लियर कर देंगे, ये मेन बात है। लेकिन ये तैयार कैसे करना है अपने को और किस तरह से इसको कवर करना है, कवर करेंगे इसके लिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। पहले मैं सब्जेक्ट थोड़े से बता दूं आपको, मेन कौन से और कितने हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि हम तैयारी करवाएंगे वो रोजाना कितनी क्लास लेंगे, कितने घंटे क्लास लेंगे, और उसके बाद आपको कैसे आराम से तैयारी करनी है। चलिए देखिए, इंडिया वो राजस्थान से संबंधित है, इंडिया से संबंधित इंडिया हिस्ट्री भी है और इंडिया जियोग्राफी भी है और इंडिया पॉलिटी संविधान का पार्ट भी है और इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है और साथ में करंट का पार्ट भी है। तो इंडिया का पोर्शन भी इतना अलग रहने वाला है और साथ में वर्ल्ड में करंट के मुद्दे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ल्ड जियोग्राफी है। एक पार्ट छोटा सा है जो इंडिया हिस्ट्री से जुड़ के जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, एक पार्ट। तो हमें इंडिया के सब्जेक्ट यानी भारतीय स्तर के सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ने हैं और वैश्विक स्तर के सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ने हैं। और इसके बाद एक पार्ट रहता है साइंस का, साइंस सीधी एक साइंस नहीं बल्कि एक जीएस जनरल साइंस, ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सामान्य जो जीवन की जानकारियां, सामान्य जनजीवन से संबंधित विज्ञान जो है वो रहता है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट जो मैं अभी बताकर गया और एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक हैं, ये साइंस टेक का इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि लगभग पूरी साइंस एक तरफ रह जाती है और 12 से 13 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस, ये तीन चीजें इतने महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को कवर करते हैं कि जिसका इको अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र सही है वो मेंस और प्री दोनों में दूसरों से आगे होता है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको छोड़ते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का पार्ट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैथ और रीजनिंग का पार्ट। बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अगर सामान्य विद्यार्थी जो 0 से लेकर शुरू करता है उसको 24 महीने का सिलेबस में बांटा है कि 24 महीने कितना टाइम देना है, 24 महीने मतलब 2 साल। जो 0 से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, आगामी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, भर्ती जब आएगी तब तक की तैयारी के लिए 1 वर्ष तो मिनिमम चाहिए, लेकिन जो 0 से शुरू करे उसके लिए जो है हमने ये पार्ट बांटा है कि 4 × 4 × 4 1 वर्ष का ये समय और 4 × 4 × 4 1 वर्ष का ये समय। 4 महीने में हम जो है 3 सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, 3 सब्जेक्ट लिख के क्लास में लिखवा के, क्लास में करवा के, नोट्स बना के, उसके टेस्ट लेके, पहले 3 सब्जेक्ट 4 महीने में, दूसरे 3 सब्जेक्ट 4 महीने में, फिर अगले 3 सब्जेक्ट 4 महीने में, यानी 1 साल में 9 सब्जेक्ट जो है कंठस्थ पूरी तरह से एक सामान्य स्टूडेंट के +2 पास से आगे के विद्यार्थी के लिए।
और अगले फिर 3, इसी तरह अगले फिर 3 और 3, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? सब्जेक्ट की लाइन है, कितने सब्जेक्ट हो गए? 18 सब्जेक्ट बनते हैं। हालांकि है ये 14 सब्जेक्ट, हमने काट रखा है, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कर दिया, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस तरह का पार्ट कर दिया, संविधान के भी 2 पार्ट कर दिए, राजस्थान से संबंधित और उससे मुख्य संविधान से संबंधित। तो ये सारी चीजों को इतनों को बांट रखा है। अगर एक बात बताओ कि रोजाना 4 घंटे या 4.5 घंटे की क्लास लगे, सवा घंटा क्लास लगे, और उसमें आपको लिखवाया जाए, याद करवाया जाए और डिफाइन किया जाए, तो नॉर्मल सा विद्यार्थी जिसको कुछ भी नहीं पता, वो 0 से लेकर 4 महीने में 3 सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकता। वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना? आप लोग तो अनुभवी है, फिर भी कर रहे हैं। तो 4 महीने में जो है 3 सब्जेक्ट क्लियर करना, अपना साथ में उसका हम और क्या मैटर करवाएंगे, उसका जो कॉलेज सिस्टम है, कॉलेज में चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट भी जो एनसीईआरटी बेस्ड है 11th और 12th, उसका तो चलेगा ये कोचिंग के सब्जेक्ट के साथ। लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अगर वो 8 सब्जेक्ट लेके चल रहा है, वो हमारे से डिस्कस कर रहा है कि सर मैं बीए फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट लूं, तो वो सब्जेक्ट भी हम साथ में क्लियर करवाने वाले हैं। यही क्लास में उसके जो रोजाना 1.5 घंटे की क्लास उसकी भी रहेगी कि आपका हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होता है ना बीए में, तो 3 सब्जेक्ट वो भी हम साथ में कवर करवाएंगे। और वो फर्स्ट ईयर के मेंस एग्जाम जब देगा, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देगा, सेकेंड ईयर के एग्जाम देगा, उस दौरान तक उसकी वो भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। कंपटीशन भी क्लियर और कॉलेज भी क्लियर, ये दोनों चीजें हम साथ में लेके चलने वाले हैं। और इसको शेड्यूल को हमने कितने महीने में बांटा है? 24 महीने। कितने महीने में बांटा है? 24 महीने। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे हमारे ही एक स्टूडेंट मेरे ही यही साथ रहने वाले परिवार से यहाँ अपने पास पूरा सिलेबस करने के बाद वो यहाँ से जयपुर की तरफ चले गए, स्प्रिंग बोर्ड में चले गए, और वहां जाके उन्होंने क्या किया, तैयारी करनी शुरू की। लगभग 3.5-4 महीने हुए थे और आरएस-परी की डेट आ गई, आरएस-परी की परीक्षा की तारीख आ गई, महीने पहले आ गई। उन्होंने जाके पूछा कि सर आप एक बात बताओ, ये आरएस-परी की तारीख आ गई, सिलेबस कब होगा? तो सिलेबस बेटा आपके लिए तो 2 साल लगेंगे, अभी आप इस भर्ती के लिए नहीं है। ऐसे हाथ पे सरसों नहीं उगाई जा सकती। इसलिए उनको वो नाराज हुए और कहा कि सर मैंने आपसे पूछा था कि जयपुर में हम कहाँ जाएं, वहां तो हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, हम तो इस बार प्री क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ वो वापस आए हैं और कल उससे बैठ के डिस्कस हुई। उन्होंने कहा कि अगर इतना टाइम ही लगाना है तो हम घर से बाहर क्यों जाए, फिर आप यहाँ करवाओगे, इसलिए हम यही शुरुआत कर लेंगे। तो एक सामान्य सी बात है कि आपको टाइमिंग तो देनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात है कि अगर धीरे धीरे करके अपनी ग्रेजुएशन के साथ आप तैयारी करते हो तो आप सबका स्वागत है, या आपके भाई बंधु जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ढेर सारा स्वागत है। अभी इसके लिए भी थोड़ा पार्ट हो रहा है। मैं बरकत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो 2-4 शब्द जो है, इतने प्रश्न मेरे ख्याल में लगभग लखविंदर जी सर वाले टाइम ही खत्म हो गए थे, और उम्मीद करूंगा कि आप प्रश्न जरूर पूछेंगे इनसे। और मंच पर आसीन अधिकारीगण, गुरुजन और यहाँ पहुंचे हुए सभी विद्यार्थीगण, सभी का कलम एजुकेशन कोचिंग सेंटर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ना तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूं, मैं टेक्निकल पर्सन ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से। लेकिन जो मेरा अनुभव है और अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है आप लोगों को, जैसे विक्रम जी ने, रविंद्र जी ने, राजेंद्र जी ने बताया, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, कि एक मोटिवेशन की जो ज़रूरत रहती है। कुछ के क्वेश्चन थे कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ का ये था कि कभी हिंदी वाले को इंग्लिश टर्म्स आ जाए तो उसके लिए क्या करें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने ऑब्जर्व किया अब तक, तो मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से ही हूँ। खाजूवाला नाम सुना होगा, सच में अभी वैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए चल रहा था तो उसमें हाईलाइट हो गया। तो मैं खाजूवाला से ही हूँ और बॉर्डर एरिया के पास में, आप भी बॉर्डर एरिया के पास में। तो मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट,
पोस्ट है भूजल वैज्ञानिक। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा अलग है। आपको RS का प्री मेंस और इंटरव्यू ये सब फाइट करना है। हमारा भी यही है, एग्जाम है उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल। तो सबसे पहला तो आपको एक, जब भी कोई टारगेट सेट करते हैं उसके लिए आपको पैशंस रखना है, धैर्य। जब मेरा एग्जाम हुआ तो मैंने जो फॉर्म फिल किया था, आपको हैरानी होगी, 2014 में फॉर्म फिल किया था और एग्जाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके मैंने ज्वाइन किया 2018 में। तो कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन हमें अपना धैर्य बना के रखना है। तो इसके लिए माइंडसेट होना चाहिए, गोल हमने जो सेलेक्ट किया है उसके लिए हम डेडिकेटेड होना चाहिए। अभी जैसे कह रहे थे कि सिलेबस ज़्यादा है या टाइम कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए एक छोटी सी पंक्ति है जो मैंने उस टाइम पे कहीं पढ़ी थी और उसको राइट डाउन कर लिया था कि कद छोटा हो और लक्ष्य बड़ा हो, कद छोटा हो और लक्ष्य बड़ा हो तो उसको टुकड़ों में नाप लेना शहूर कहलाता है। शहूर समझते हैं? अक्लमंदी। जब भी कोई टारगेट बड़ा है या लक्ष्य बड़ा है और अपना हमें लग रहा है कि ये हम इसके लिए बहुत ज़्यादा वो हैं, तो हम उसको छोटा छोटा माइलस्टोन सेट करें, चाहे वो सिलेबस है या कुछ भी है। तो हम अपना उसको देखें कि आज हम इतना कवर कर सकते हैं, या हमारा महीने में इतना टारगेट है, 7 दिन का इतना टारगेट है, हम इसको कवर कर सकते हैं। तो वो हम धीरे धीरे एक टाइम के बाद में हमें लगने लग जाएगा कि हाँ अब हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत परफेक्ट लाइन थी। मैं हिंदी मीडियम से था और ग्रामीण परिवेश से था, और हमारा जो MSc जियोलॉजी से हूँ मैं, तो वहाँ सारा इंग्लिश मीडियम, किसी ने हिंदी मीडियम के नोट्स अगर किसी ने पुराने बना रखे हैं तो उसकी फोटोकॉपी मिल जाती थी, वही पढ़ लिया, उससे हो गई। तो एग्जाम से एक रात पहले हम वो पढ़ लेते थे और एग्जाम क्लियर। BSc भी ऐसे ही हुई और फिर MSc भी ऐसे ही होगी। MSc के बाद में पता चला कि भाई साथ वाले हैं वो तो कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, और हमारे टाइम पे ऐसा हुआ कि हम जो MSc के लिए बैच सेलेक्ट होता है, राजस्थान में ओनली 5 या 6 कॉलेज में उस टाइम पे जियोलॉजी थी। तो BSc की मेरिट निकलती थी, उसके बाद में कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट होती थी। तो 20 सीट थी गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में। तो मैंने तो डीडवाना से भी फॉर्म डाल दिया, अजमेर से भी डाल दिया, बीकानेर से भी डाल दिया कि कहीं तो हो जाए। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि मेरा बीकानेर में हो गया। तो जब MSc किया तो वही इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश में पूरी बुकें वगैरह, कुछ मध्य प्रदेश की ग्रंथ एकेडमी की बुकें थी, वो किसी को अवेलेबल हो जाती थी तो वो पढ़ लेते थे। लेकिन जब MSc क्लियर हुई, हैरान नहीं होना, मैं भी 12th में एक बार फेल हूँ, फिर दूसरी बार जब पास हुआ हूँ तो ग्रेस लग के पास हूँ। ये मेरी रियलिटी है। लेकिन बाद में जब बाहर निकले, बीकानेर गए, वहाँ भी वही BSc लेवल पे किसी के नोट्स पढ़ लिए, रात को पढ़े या 2 दिन पहले पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा रहता है कॉलेज में कि ये 5-10 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसको राइट डाउन कर दिया, हो गया। और फिर जब फाइनली BSc क्लियर हो गया 58% से, और फिर हम MSc में चले गए तो मास्टर ऑफ साइंस कहलाने लग गए, और जब वो हुआ 62-63% से उसको कवर कर लिया। अब जब लगा कि अब तो पढ़ाई तो पूरी होगी, अब क्या करना चाहिए, आसपास में गांव वाले भी पूछते कि भाई पढ़ तो लिए, अब क्या नौकरी वोकरी क्या, तो किसको क्या बताएं। तो फिर प्राइवेट फील्ड में, जैसे हमारा माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा रहता है, MSc इन अर्थ साइंस करने के बाद में हम माइनिंग सेक्टर में, या तो प्राइवेट कंसल्टेंसी वगैरह जहाँ पे भी रहता है, तो उस साइड का जो जॉब नहीं लगता वो अपना जॉब नहीं ट्राई कर रहा है तो वो अपना उसमें कैरियर बनाने के लिए निकल जाता है। तो इधर उधर ट्राई किया, कहीं पे 10,000 में काम कर लिया, कहीं 12,000 में काम कर लिया, ऐसे। लेकिन एक बाद में लगा कि नहीं, ये तो इतना कुछ करने के बाद में ये तो घर पे रह के खेती बाड़ी करके भी कर सकते हैं। जब हम ग्रामीण परिवेश से निकल के आप MSc कर रहे हो, और फिर घर वाले भी आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि जब हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना पढ़ाया है, तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए। फिर वापस लौट आए बीकानेर, फिर पढ़ने लगे। फिर पढ़ते पढ़ते कई बार साथ वाले सेलेक्ट हो गए। मैं कह, हमारे में 16 जनों का बैच था। जैसे आप अब कॉलेज में रहते हैं, सर ने कहा था कि कॉलेज की यारी एक अलग होती है और जब आप तैयारी करते हैं तो वो अलग। तो मेरा भी ऐसे ही था कि जब कॉलेज में थे तो हम सब यार दोस्त थे और बड़ा अच्छे से जिंदगी कट रही थी कि ऐसी तो लाइफ शायद हमेशा ही चलेगी। लेकिन जब MSc का एग्जाम हुआ और माइनिंग सेक्टर में एग्जाम को वैकेंसीज निकली,
तो पढ़ा हुआ तो था नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जैसा भी है तैयारी, तो सबने फॉर्म भरा था, उसमें 117 सीट थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि जिसने भी फॉर्म भरा था वो सब लग गए, और उसमें से किस्मत कहें या कुछ अच्छा लिखा था इस वजह से मैं, मेरे बैच में से रहने वालों में मैं सिर्फ अकेला हूँ, या एक दो जने वो थे जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं था। और जब आपके साथ का पूरा बैच नौकरी लग जाए, वेल सेटल्ड हो जाए, तो आप पे क्या गुजरती है ये शायद आप लोगों को अभी पता नहीं है। जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या जो लोग लग गए हैं उनको तो हल्का हल्का आभास होता होगा। उनका वर्किंग स्टाइल चेंज है, बात करने का स्टाइल चेंज है, उनका ईगो चेंज है, सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, और वो होना भी जायज़ है, उसको गलत नहीं मान सकते। वो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो उसमें अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। अब 2014 में वैकेंसी निकल गई, अब हाथ में कुछ नहीं रहा, तो ये एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की 15 पोस्ट आई राजस्थान में, तो फॉर्म अप्लाई कर दिया। फिर वो 4 साल मैंने जैसे निकाले हैं, वो अब शेयर नहीं कर सकता कि मैंने वो कैसे निकाले हैं। तो मैंने घर वालों पे भी ये समझ लिया कि अब बोझ नहीं बनना। तो एक नाबार्ड बैंक में नेपकॉन्स कंसल्टेंसी, उसमें एक वैकेंसी निकली, उस पोस्ट का नाम भी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट था, तो किसी प्रोजेक्ट बेस पे थी। तो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू कॉल किया, तो वहाँ मेरा फॉर्म सेलेक्ट हुए, तो उसमें इंटरव्यू कॉल हो गया। तो मैंने जयपुर में 22 हज़ार में एक नौकरी पकड़ ली और नौकरी करना शुरू। और मैंने उस दिन सोच लिया कि मुझे ये नौकरी सिर्फ इसलिए करनी है कि मेरा गुजारा होता रहे। मैंने उसको, उस नौकरी को भी अपनी ताकत बनाया। उनके काम में मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी, किसी भी प्रकार की। उन्होंने चाहे मुझे कंप्यूटर पे बिठा के काम करवाया हो, चाहे फील्ड में भेजा हो, चाहे कहीं सर्वे में भेजा हो, मैंने कभी मना नहीं किया कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कर सकता, या मुझे ये नहीं आता। नहीं आता था तो भी मैंने सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे टाइम निकलने लगा। 2016 में जैसे कैलेंडर जारी होता है ना एग्जाम का, तो एग्जाम का कैलेंडर जारी हुआ कि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट राजस्थान जो है वो करवा रहा है आरपीएससी। तो साथ में मैं क्या कर रहा था, नाबार्ड की एक लाइब्रेरी थी, वो नीचे थी, उसमें कोई जाता नहीं था, लेकिन मैंने उस पीरियड में लंच टाइम अपना उस लाइब्रेरी में देना शुरू कर दिया। 1 घंटे का लंच होता था, वहां जाके अपना करते थे। और धीरे धीरे मैंने उन बुक, वहां पे ये था कि मेरे को सारी बुकें अवेलेबल थी। जो एक बार थोड़ा पानी पी। तो मैंने मेरा टाइम जो था एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के अलावा टाइम वेस्ट नहीं करके मैंने उसमें अपना टाइम देना शुरू कर दिया। तो जब एग्जाम हुआ, तो एग्जाम के टाइम पे सब लोगों ने एग्जाम दिया, और पेपर ऐसा आया था कि आज भी उसको सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये क्या पेपर है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने उसको क्लियर किया। ये उसमें ये था कि मैंने मेरा पूरा माइंडसेट कर रखा था। एक तो मुझे धक्का लग चुका था स्टार्टिंग में कि मेरा जो साथ का बैच था वो टोटल सेटल था, तो मेरे को तो चोट लग चुकी थी, तो मैंने कोई लापरवाही नहीं की। जैसा टाइम मिला, जॉब से आने के बाद में सुबह 9 बजे जाना होता था, 9:30 बजे अटेंडेंस होती थी, 9 बजे रूम से निकलता था, 9:30 ऑफिस, और लंच टाइम में अगर टाइम मिला तो लाइब्रेरी, नहीं तो उनसे 1-2 घंटे शाम को जैसे 4:30-5 बजे सर मैं 1-1.5 घंटा लाइब्रेरी में दे दूँ, रिक्वेस्टफुली उनसे रिक्वेस्ट की। तो जो भी सीनियर्स होते थे वो कहते थे कि ठीक है आप पढ़ लीजिए। और वहाँ के सीनियर्स ने मुझे बहुत एज ए मोटिवेशन के रूप में रखा। वो जब मुझे देखते थे वो कहते थे कि आप तैयारी रखिए, जरूर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने मेरा फील्ड भी देखा था, वो मुझे टेक्निकली भी देख रहे थे, तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि आप पढ़िए, आपका हो जाएगा, प्रोजेक्ट बेस में काम करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जब तक हैं, आपको जब भी टाइम मिले, काम कंप्लीट हो, आप अपनी लाइब्रेरी। दूसरा सबसे बड़ी चीज, बुक इंग्लिश में होती थी और मैं था हिंदी में। तो मैंने क्या किया था, गूगल होता है ना, उसमें एक ट्रांसलेटर होता है। जो चीज समझ में नहीं आती थी, मैं एकदम सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, वहां से उस पैराग्राफ को उठाया, वहां टाइप किया, हिंदी में आ गया। तो वहां क्या होता था कि वेल को अच्छा लिखा हुआ आता था, लेकिन वेल के माने कुआं भी होता है। तो ये आपको समझना होता था कि वहां जो वो हिंदी टाइप कर रहा है, आपको क्या पढ़ना है। तो आप उसमें से एडिट कीजिए, अच्छा को हटाइए, कुआं लिखिए, फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए।
तो मेरा जो सारा सिलेबस था वो मुझे अच्छे से, चाहे वो इंग्लिश में था चाहे वो हिंदी में था, मैंने उसको कवर कर लिया। फिर जब एग्जाम हुआ, एग्जाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू के लिए टाइम लगा साल भर, तो मैंने अपने डेडिकेशन के साथ में पूरा राजस्थान की जियोग्राफी वगैरह जो भी लगता था, जो मैंने काम किया था, वो सब मैंने अपना नोट्स अलग से फिर से प्रिपेयर किए। और फाइनली ये हुआ कि जब इंटरव्यू हुआ तो फाइनल सेलेक्ट हो गया। तो आप जब किसी गोल के पीछे लग जाते हैं और आप अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, सब कुछ, वो बोलते हैं ना, सत्य के साथ में एकदम कर्तव्यनिष्ठ होके आप अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाएंगे, तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पर्सनली एक्सपीरियंस पूछ लीजिए, एज एग्जांपल देके बता दूंगा आपसे। आप तो अभी उस स्टेज में हैं, मैं उस सब चीज़ों को भुगत चुका हूँ। तो किसी को कोई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट। मैं एक चक दे इंडिया मूवी देखा करता था, बहुत बार देखी है मैंने उसको, मुझे अच्छी लगती थी, और मुझे उसको देखने के बाद में ऐसा लगता था कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए, तो मैं देखता था उसको, और मैंने बहुत बार देखी है उसको। तो जो आपको अच्छा लगता है ना उस टाइम पे, आप उससे बात कीजिए, या आपको जो मूवी देखनी पसंद है उसको देखिए, जो भी आप जिससे रिलैक्स फील कर सकते हैं। सभी भाई बंधु वो कुछ भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोम में कैसे रहना है वो भी मैं बता सकता हूँ। मैंने जॉब नाबार्ड में की, जब तक मैं 3.5 साल तक वहां रहा, मैं जयपुर में रूम लेके ही रहा। मैंने कभी बाइक नहीं खरीदी जाने के लिए, मैं पैदल ही गया पैदल ही आया, और हाथ से खाना बनाया। कभी ये नहीं सोचा कि अब 20-25 हजार रुपये सैलरी है, कुछ रख लें किसी को, या नहीं, खुद नहीं किया। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कि मेंटली, या कि कहाँ रहना है, कैसे दोस्त बनाना है, क्या करना है, कुछ भी, जो भी आपको किसी प्रकार का डाउट है पूछ सकते, जितना मेरे से होगा मैं बता दूंगा। और राजेंद्र जी, आपके पास वो बोलते हैं ना, खुद में एक इतिहास समेटे हुए हैं। कई बार आते हैं ऑफिस में तो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इनका जी में कुछ रिसर्च का पेपर का चल रहा है, तो डिस्कशन होता है कई बार। तो हिस्ट्री एक तो पढ़ाना होता है, एक हिस्ट्री पे काम भी कर रहा हो, तो इससे बड़ा सोने पे सुहागा क्या हो सकता है। एनी डाउट, बड़ा भाई मानते हुए कुछ भी पूछ लीजिए, किसी प्रकार की हिचक मत रखिए, जो भी आपको लगता हो। हाँ बिल्कुल जी। और मुझसे काउंटर पे रोज आके स्टूडेंट मिलते हैं, मेरे ऑफिस में कम और काउंटर पे, इंक्वायरी काउंटर पे ज्यादा बैठता हूँ। तो वहां किसी ने आके मुझसे बात की, उसने आके जो बात की उसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी, सर बहुत गरीब हूँ, फैमिली बहुत डाउन परिस्थिति में है, वो मुझे तैयारी करने के लिए भेजना ही नहीं चाहते, लड़के आया हूं, क्या मैं नौकरी लग जाऊंगा? तो सर के साथ मैं जो है बहुत बार मिला हूं। एक जमीनी स्तर के ऐसे व्यक्तित्व हैं, इतने सिंपल है, मुस्लिम परिवार से है, और जो हमारा एरिया है यहाँ एक मानसिकता के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, खुले मंच पे कह सकता हूँ कि मुस्लिम तबके में शिक्षा बहुत निम्न स्तर है, बहुत कम स्तर की है, और उस शून्य कैटेगरी से निकल के सर इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। और अपनी निजी जीवन शैली इन्होंने बताई है। आप इतना सा बता दीजिए सर, इनमें से वो बंधु बैठे हैं, मैं डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेता, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब होना, अमीर होना क्या सफलता की कहानी लिख सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने 2013 में एमएससी करने के बाद में, जब तक मैंने तैयारी की है, मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया। और पढ़ाई के बाद में चाहे मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ा, मैंने माइनिंग सेक्टर में चैनपुरा में भीलवाड़ा में काम किया 6 महीने,
उसके बाद में RACP का प्रोजेक्ट था जयपुर में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे काम किया। उसके बाद में मैं फिर से तैयारी करने लगा, फिर मेरा नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज में प्रोजेक्ट बेस में निकला, उस पर काम किया। मैंने कभी भी पैसे को तैयारी के बीच में नहीं आने दिया। ये आपको खुद को मैनेज करना है कि आपको घर वाले जितना अमाउंट दे रहे हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं 3,000 कमरे के लिए, तो 2,000 जो आपको दे रहे हैं वो आपको कैसे लगाना है ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप मैनेज करेंगे ये आपके फ्यूचर के लिए भी बढ़िया है कि आपको एक मैनेजिंग का पार्ट आप खुद मैनेज कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ये आप में एक स्किल डेवलपमेंट होती जाती है। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता, गरीब होना अमीर होना ये तैयारी के लिए नहीं है। गरीब पैदा हो सकते हैं, गरीब मरेंगे नहीं। गरीब मरेंगे नहीं। अमीर होना अपने जो परिवार की कंडीशन होती है कि वो आपको 5,000 भेज रहे हैं, तो वो उनकी परिस्थिति है, उनको क्या क्या करना है वो उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। और आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें क्या मैनेज करें और कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको। आप उस 5,000 रुपए को 2,000 रुपए में यार दोस्तों के साथ गुलछर्रे मार के 10 दिन में उड़ा दिया, बोला कि पापा आज तो पैसे खत्म हो गए, सिस्टर भिजवा दो, पापा को रिक्वेस्ट करो, खत्म हो गया, बुक लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो वो तो फिर भी कहीं से कर देंगे। लेकिन वो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर आप खुद थोड़े दिन बाद देखेंगे कि उनको भी लगेगा कि यार ये निहाल करने वाला नहीं है। तो आप उनके साथ भी अपने कर्तव्य का पालन करें। वो आप पे जो जिम्मेदारी दे रहे हैं आप उसको भी समझें और उनकी जिम्मेदारी को भी समझें कि वो किस हालात में, किस परिस्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं। तो सब चीजें मैनेज हो जाएगी। और कोई डाउट? बहुत बहुत धन्यवाद सर। निजी जीवन का संघर्ष जो है बारीकी से सर ने बताया, और निजी जीवन का संघर्ष जो है सर ने बताया, ये मेरे को लगता है कि आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, हमारे जीवन में भी ऐसा ही संघर्ष है। कोई बोल के बता देता है। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ सर का कि इन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बताकर ये बताने का प्रयास किया है कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां, कैसे भी संघर्ष है, बस टारगेट जो है उसको नहीं भूलना है। हमने अंतिम उद्देश्य हमारा क्या है उसको नहीं भूलना है। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हुए 10-12 हजार जैसे भी मिल रहे, और उसको अंतिम जो टारगेट था उस स्टडी को कंटिन्यूटी रखा और उसको फोकस बना के रखा। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे वातावरण में ऐसे बहुत से समाज से भी होते हैं जो हमें ये देखते हैं कि ये बालक पढ़ रहा है, इसकी परिस्थितियां विपरीत है, तो वो भी हेल्पफुल नेचर के बनते हैं, वो भी हेल्पफुल करते हैं, वो भी बड़ी मदद करते हैं। और पूरा ईश्वर भी किसी का एहसान न समझे, ईश्वर ने आपकी मदद के लिए बहुत सारा, और 24 घंटे अगर दिमाग में हम यही रखें कि हमें कोई मदद मिलती जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास रखना है कि हमारा टारगेट ये है। तो एक और बात बताना था छोटी सी कि RS प्री की तैयारी और RS प्री के शेड्यूल और RS प्री के सिस्टम के साथ जो बैच शुरू हो रहा है वो मंगलवार से शुरू हो रहा है अपना। और उसके लिए कलम एजुकेशन आश्रम के जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको डिटेल से और बता दिया जाएगा कि तारीख, समय और टाइमिंग क्या रहेगी। और जो सेमिनार में नहीं पहुंच पाया क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है और नवरात्रा स्थापना है और संडे भी है, और बहुत दिनों के बाद जो है कुछ यात्राएं तीर्थ स्थानों की भी निकल रही है, कोई सालासर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मेरे पास भी फोन और मैसेज और काउंटर पे कॉल भी बहुत सारी आई कि सर आज का दिन क्यों रखा आपने, सर आगे रख लेते, आज त्योहार, घर में ये परिस्थिति। लेकिन जो टारगेट पहले से तय हो गया था मैंने उसको डिले नहीं करना चाह रहा था। तो आप सब लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम भी है। वो खुश हो गया, थोड़ा ऐसे करना। उससे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा आप में से कोई विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, आप में से शिक्षक बंधु भी बैठे हैं हमारे बीच में, तो कोई आकर मंच पे। नमस्ते सभी को। तो मैं पहले यहाँ पे पढ़ चुका हूँ कलम के अंदर, तो
यहाँ पे जो पिछला बैच था इसका के अंदर मैंने पढ़ाई की यहाँ पे, और जो मैंने यहाँ से सीखा वो आपके साथ कुछ चाहता हूँ। तो मैंने जो तैयारी की थी इसके अंदर, तो राजस्थान हिस्ट्री सर से सीखी, और चंद्र सर का बहुत ही योगदान रहा इसके अंदर। और चंद्र सर से ज्योग्राफी के थोड़े बहुत टॉपिक किए और पॉलिटी पढ़ा चंद्र सर से, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाया। और संदीप जी साइंस, संदीप जी ये डायलॉग रखते हैं, याद है। तो अब की बार मैं मेंस लिखूंगा शायद, प्री के अंदर मैं नंबर ठीक है 97 के आसपास। तो इसके अंदर पहले तो मैं पढ़ता नहीं था, तो चंद्र सर ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की। मैं कोचिंग आता नहीं था, घर से कोचिंग का बोल के आता था, और इधर उधर कॉलेज में मूवी देखने चला जाता था। तो चंद्र सर ने घर पे 2-4 बार फोन करके बोला, तो उसके बाद घर वाले भी थोड़ा सीरियस हुए। और सही बता क्या हो गया? तो फिर थोड़ी डांट लगाई, तो उससे फिर थोड़ा सही हुआ। और चंद्र सर ने बहुत से किया, मतलब दिन में 1-2 कॉल तो आते ही थे पक्का। तो फिर मैंने सोचा मेरा इतना कर रहे हैं तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं पढूं। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और लगभग लास्ट के 2-3 महीने ही पढ़ा था मैं अच्छे से, और पढ़ा फिर जम के पढ़ा। मैं लगभग 16-17 घंटे पढ़ता था आराम से। और लास्ट के 10 दिन जब रहे थे प्री के, तो सर से बात की थी, सर से उनका सहयोग रहा था, तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करना है। तो उस हिसाब से मैं करता गया, और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा मेरा प्री का पेपर हुआ। मैं सोच के गया था मेरे 85 के आसपास बनेंगे, इस हिसाब से मेरी तैयारी थी। अभी मेरे 97 बने, 6.40। तो देख के लग तो रहा है कि अब की बार मेरा प्री हो जाएगा, पहले ही अटेम्प्ट है मेरा। तो यहाँ से कॉल आया था फिर सेमिनार के लिए, मैंने सोचा फिर इतने दिन हो गए, चलो कोचिंग के दर्शन करके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेंस लिखेंगे आप, और इंटरव्यू में ऐसी घबराहट नहीं करनी। इंटरव्यू में अपने एकदम परफेक्ट होके जाना है, तैयारी करके जानी है। तो और कोई विद्यार्थी ऐसे आए हुए मेहमानों का मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है, कोई डिस्कशन करनी है RS3 और SI के मैटर पर, आप बातचीत कर सकते हैं। फिर मैं आज के इस सेमिनार में मुझसे किसी ने कुछ पूछना हो, और क्लासें कैसे रहेंगी और किस तरह से रहेंगी, या इस तरह का कोई डाउट दिमाग में है, तो वो बात कर सकता है। मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि कंपटीशन की तैयारी करवाते समय मेरे को लगभग 14 साल हो गए, और 10 साल गंगानगर में ही हो गए, और 2 साल इस अपने निजी इंस्टीट्यूट में हो गए। और मेरे साथ जो टीम काम कर रही है, मेरे से सीनियर, मेरे बराबर के मेरे सहयोगी, मैं उन सब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे विकट परिस्थितियों में, और मेरे जो है हर परिस्थिति में, विकट परिस्थिति कह लो, हर परिस्थिति कह लो, समय का उल्ट फेर चलता रहता है, उसमें मेरा तहे दिल से साथ देने वाले सभी बंधुओं का आभार है। हमारे बीच अभी स्टाफ में कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ अंदर बैठे, विनोद जी बैठे हैं, रघुवीर जी बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा रघुवीर जी से कि वो 2 शब्द बच्चों को आके जरूर कहें, और माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो हंस रहे कि आओ सर। मंच पर विराजमान प्रशासनिक पदाधिकारीगण, राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए अधिकारीगण और प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का कलम एजुकेशन आश्रम के इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, 2 शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा। मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी आपको प्रेरित किया है, पढ़ाई से संबंधित काफी कुछ आपको बताया है, किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है, किस प्रकार से रूटीन में रहना है, परिस्थितियां जैसी भी हो आपको उन परिस्थितियों को, चाहे वो आपके प्रतिकूल हैं, आपको अपना अनुकूल बनाना है, उनको काफी बताया इसके बारे में। तो मैं कई बार क्लास में जैसे पढ़ाता हूं, बच्चों को यही पूछता हूं कि हार और जीत में कितना का अंतर है।
तो कई तो बोलते हैं बहुत बड़ा अंतर है जी, कई कहते हैं छोटा सा अंतर है। जैसे पूछते हैं जैसे हार और जीत में कितना का अंतर है जी, मान लो तो क्या है, और ठान लो तो क्या है, जीत है। तो जैसे पिछली बार एक क्लास के अंदर पूछा उन्होंने, हड़बड़ाहट से बोले मान लो तो कहते जीत है, मान लो तो हार है। तो मैं देखो एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको कि कोई भी जो समस्याएं हैं आपकी, आपकी जो घबराहट है, आपका जो डर है, आपकी जो परेशानियां हैं, वो आपके लिए तब बड़ी हो जाती हैं जब उन परिस्थितियों के सामने या उन घबराहट के सामने या उस डर के सामने आप अपने आप को बोना मानने लग जाते हो, छोटा मानने लग जाते हो। जब वो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, जब आप उन चीजों को छोटा नहीं उनके मुकाबले, उस घबराहट के मुकाबले या उस डर के मुकाबले अपने आप को छोटा नहीं मानोगे आप, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और जिस दिन आपने उस डर के सामने अपने आप को झुका लिया, यानी सीधा सा उदाहरण बताऊं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं भी अपने हाथ खड़े हो गए, जिस डर के सामने कहे ना आपने सरेंडर कर दिया, अपने हाथ खड़े हैं, ठीक है, उस दिन से समझ लो कि आपका कोई सिलेक्शन करवाने वाला भी नहीं है। तो छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा क्लास के अंदर कहता हूं कि जिस आप जैसे डाउट अभी सर ने पूछा, हो सकता है कि लखविंदर सर को देख के कई तो वैसे घबरा गए होंगे, यहाँ ड्रेस के अंदर हैं, है ना, प्रयोग होती है ड्रेस के अंदर है, तो इस वजह से क्वेश्चन पुटअप करना भूल गए। जब अंदर आए थे सोचे थे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, परंतु सामने जब उनको खड़ा देखा तो हो सकता सीटी बीटी गुल होगी कईयों की ना। परंतु सर ने कितनी बड़ी बात कही कि जब सर्विस लग जाओगे तो रिस्पेक्ट होगी। इसका उदाहरण मैं आज बताता हूं इस मंच के माध्यम से, जो हमारे सर राजेंद्र सर के साथ बीता हुआ है, जो रिस्पेक्ट मिलती है। सर मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह है, स्टार्टिंग से पूरा परिवार की तरह परिचित है। सर कोई अपने फैमिली फंक्शन के अंदर शादी विवाह में शामिल होने के लिए गए, ठीक है, इनके आसपास वाले बैठे थे, जैसे मान लो अपने कोई फंक्शन के अंदर जाते हैं, दामाद वगैरह इकट्ठे बैठते हैं, तो ये भी इनके ससुराल पक्ष में जैसे गए या वहां बैठे थे, तो इनसे बात कर रहे थे सारे। हाँ, वो कोई कह रहा जी मैं पटवारी हूँ, कोई कह रहा मैं कांस्टेबल हूँ, कोई कह रहा मैं सरकारी टीचर हूँ। तो जब सर का नंबर आया तो सर से पूछा गया कि आप क्या करते हो, क्या मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो किसी ने पूछ लिया कि कॉलेज किसको, सरकारी है प्राइवेट। सर ने कहा भी प्राइवेट है। तो सर की तरफ से तो पीठ कर ली, और जो सरकारी थे उधर उन्होंने मुंह कर लिया। ये है फर्क, देखो हकीकत है, रिस्पेक्ट मिलेगी। सर ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपको, और सबसे बड़ा सर ने उदाहरण दिया, देखो कितनी विकट परिस्थितियां रही, किस प्रकार से इन्होंने झेला होगा, उस दंश को झेला होगा। जब इनका पूरा बैच सिलेक्ट हो गया और ये सर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे उस समय, परंतु ये घबराए नहीं। इन्होंने उस समय एक उद्देश्य निश्चित कर लिया अपना कि अब नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी उसके अपने आप को मैं चयन करवा के रहूंगा। और वो आज आपके सामने देख लो उदाहरण। और उन्होंने जीवन के वो निजी पहलू अपने जो आपके साथ इस मंच के माध्यम से शेयर किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। कोई अपनी बात कहता नहीं है यहाँ आके कि हाँ मैं ऐसी विकट परिस्थिति में रहा, मेरे को घर वालों ने सहयोग नहीं किया, या मैं खुद कमा के पढ़ा। हो सकता है कि लगने के बाद आप भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करोगे, परंतु सर ने वो बताया जो इन्होंने रियल लाइफ जी है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप जो भी आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, जो भी आपका डर है, जो भी घबराहट है आप लोगों की, कभी भी लाइफ के अंदर उस डर के सामने अपने आप को छोटा मत मानिएगा। जब आप अपने आप को उसका पूरा डट कर मुकाबला करने का प्रयास करोगे, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आज के इस RS फ्री सेमिनार में और बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें होनी थी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं समय का अभाव है, क्योंकि विषय विश्लेषण का भी हमारा मन था कि हम पूरे विषय का विश्लेषण भी करें। मैंने मोटे मोटे तौर पर जितने भी हमारे साथी बंधु शिक्षक हैं उनसे परिचित करवाया एज ए डिजिटल माध्यम से आपको कि ये शिक्षक इन विषयों का अध्यापन करवाएंगे, और इसके साथ साथ जो है सिलेबस कैसे और कितने टाइम में करवाया जाएगा, इस पर भी थोड़ी सी मैंने 2 मिनट की चर्चा की आप लोगों से। और बहुत सारा मोटिवेशनल और पढ़ने का तौर तरीका जो है आए हुए मेहमानों ने हमें बताया। मेरी एक सबसे गुजारिश है कि आज की इस कक्ष की जो बातें हैं इस पर गौर किया जाए,
और अनुभवी लोगों के अनुभव को आत्मसात किया जाए और हमेशा उसके ऊपर कार्य करके देखा जाए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये मोटिवेशनल सेमिनार्स बड़े बड़े जो होते हैं वो ऐसे ही सफल लोगों की कहानियां लिखते हुए बनाए जाते हैं। ऐसे ही सफल व्यक्तित्वों के उदाहरण देकर वो मोटिवेशनल सेमिनार्स किए जाते हैं। तो इस क्लास में जितने बंधु बैठे हैं, जितने बालक बच्चे बैठे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि आज की बातों को इतना आत्मसात कर लीजिए, इतना आत्मसात कर लीजिए कि सफलता मिलने के बाद आप अपनी कहानी किसी मंच से प्रेषित करें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगले नवरात्रा से पहले पहले आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और आप सब लोग भी अपनी कहानियां इसी मंच से शेयर करें। आए हुए मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर संस्था के लिए, बच्चों के लिए और एक एक बच्चे से पहलू पर बात करके, ऐसे मोटिवेशनल कोई भी व्यक्तित्व मंच पे आता है ना, वो बच्चों को आवाज लगा के नहीं कहता हाँ भी पूछो, हाँ भी पूछो। तो विक्रम जी, लखविंद्र जी, बरकत जी, इन आए हुए मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपना परिवार सा माहौल बनाकर आपने बच्चों से बात करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और आप सब लोगों ने भी त्योहार के समय आज शाला में पधारकर जो है इस सेमिनार में भाग लिया। आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।